गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है इस लॉकडाउन जैसे विकट समस्या में भी आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हिंदी ग्रामर से शुरुआत करते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का। और इस हिंदी ग्रामर में जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है वाक्य। यह वाक्य हमारे हिंदी ग्रामर में शब्द के बाद आता है। शब्द विचार पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अपने क्लास में ही। अब हम लोग वाक्य विचार को पढ़ेंगे, यानी वाक्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाक्य में परिभाषा पर बात करेंगे। तो परिभाषा क्या हो सकता है भाई? मनुष्य के विचार को पूर्ण रूप से बोध कराने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, इसके अलावा भी और कुछ हम इसके बारे में कह सकते हैं, और भी परिभाषा हम दे सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन सिर्फ इतना कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हम वाक्य की परिभाषा को इस रूप में प्रकट करते हैं तो हमें वाक्य के लिए 3 आवश्यक तत्व जो होते हैं उन्हें बताना आवश्यक है। देखिए, वाक्य में 3 आवश्यक तत्व हैं, यानी बोलेंगे वाक्य के 3 आवश्यक तत्व हैं। अब ये तत्व, ये केमिस्ट्री वाला तत्व नहीं सोच लीजिएगा, केमिस्ट्री वाला तत्व, अरे एलिमेंट केमिस्ट्री वाला आ गया। तत्व क्या है इसमें? हिंदी में कहाँ से केमिस्ट्री आ गया? नहीं, ये हिंदी में केमिस्ट्री नहीं आया है। तत्व का मतलब हो गया इसका भाग क्या क्या है, इसमें क्या क्या आवश्यक हो सकता है एक वाक्य में। तो देखिए, इसका 3 तत्व कौन कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आकांक्षा, दूसरा ले लीजिए योग्यता, और तीसरा ले लीजिए क्रम। आकांक्षा, योग्यता और क्रम, यानी ये 3 चीजें एक वाक्य के लिए काफी आवश्यक हैं। अब आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है, क्रम क्या है? देखिए, अब प्रश्न कैसे आएगा इसमें? प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि बताइए वाक्य के कितने आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन में आएगा 2, 3, 4, 5। तो आपका आंसर होना चाहिए ये 3। कौन कौन सा है भाई? तो ये आकांक्षा है, योग्यता है और क्रम है। समझ गए होंगे। अब सोच रहे होंगे कि इसका क्या है ये आकांक्षा, क्या है ये योग्यता, क्या है ये क्रम। चलिए अब इस चीज पर हम लोग आते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आकांक्षा क्या है? जैसे मैं लिखूं यहां पर खाता है, या फिर दूसरा एक और वाक्य में लिख दूं खा रहा है, या फिर एक तीसरा वाक्य में लिख दूं नहा रहा है। अब बताइए कि इतना देखने के बाद आपको लग रहा होगा ना कि खाता है, कौन खाता है भाई? अब इस जगह पर अगर आप कुछ नाम लिख दीजिए, यहां पर नाम लिख दीजिए अंकित खाता है। तो अंकित अपना नाम नहीं सोचे तो मेरा नाम सकते हो, तो कोई भी अंकित है उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचिएगा कि मेरा नाम क्यों ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पर ले लीजिए राम खा रहा है। अब इस जगह पर सिर्फ अगर इतना सा हम लिख रहे थे, इतना सा अगर ढक दें हम, तो खाता है, क्या खाता है, ये कौन खाता है, तो कम से कम इतना लिख देने पर अंकित खाता है, सेंटेंस पूर्ण हो गया। अब हमारी आकांक्षा नहीं है,
तो सब्जेक्ट वर्ब ये दो चीज कम से कम है तो हमारा कोई भी सेंटेंस ये पूरा हो सकता है और वो आकांक्षित जो भी आकांक्षा है हमारे अंदर वो आकांक्षा समाप्त हो जाती है इसको देखने के साथ। अब देखिए इसको एक बार आप लोग यहाँ पर उतार लीजिए और आकांक्षा क्या है अब पूछा जाएगा कि आकांक्षा क्या है तो आप लोग सीधा सीधा बताएंगे कि जब किसी वाक्य में या किसी वाक्य के पदों के समूह को या पदों के द्वारा हमारे अंदर जिज्ञासा हो कि और इसका कौन सा पद इसमें आएगा तो ऐसी जिज्ञासा को ही आकांक्षा कहते हैं। अब दूसरी बात इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे। योग्यता, अब योग्यता पर आ जाइए। योग्यता क्या है? योग्यता का मतलब क्या? एलिजिबिलिटी, यानी योग्य कैसे होगा। देखिए अगर मैं कहूं वह लाठी से नहाता है। अब बताइए कि ये सेंटेंस जब हम बोलेंगे कि लाठी से नहाता है, कोई आदमी है वो लाठी से नहाएगा? अब आपको कहेगा कि मैं लाठी से नहा आया हूं, तो इसका मुहावरा भले हम कह सकते हैं कि लाठी से नहा आया है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ भले लगाया जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा अर्थ देखिए क्या आदमी लाठी से नहाता है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, वे लोग कलम से वहां जाते हैं। तो बताइए जाने की क्रिया है तो जाने में कलम क्या कोई यातायात का साधन है? नहीं है। जब कलम यातायात का साधन नहीं है इसका मतलब कि यह योग्यता इसमें नहीं है। कलम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ लाठी नहीं होना चाहिए। अब अपने आप आपके मन में होगा कि हम क्या होना चाहिए? वह पानी से नहाता है, यहाँ पर गर्म पानी लगा देंगे तो ये योग्य हो गया। अब यहाँ पर लगा दीजिए कुछ भी, मान लीजिए हम लिख देंगे यहाँ पर वे लोग साइकिल से वहां जाते हैं। चलो सही बात है, साइकिल से वहां जाते हैं, सही बात है, ये हो गया। अगर कह देगा कोई कि नहीं साइकिल से नहीं, हम सब लिखेंगे यहाँ पर वे लोग मोटरसाइकिल से, कोई बात नहीं, आप जिससे ले जाना है आप ले जाइए, लेकिन जाने वाला जो साधन है वह यातायात का साधन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लिख दीजिए कुछ भी, ऐसा नहीं लिख दें कि अनर्थ लगे या तो अर्थहीन लग रहा है। वे लोग कलम से वहां जाते हैं, कलम से जाने का कार्य नहीं होता है। कलम में क्या पहिया लगा हुआ है? चलिए दो चीज आप लोग समझ गए। अब योग्यता क्या है तो देखिए वाक्य के सभी पद जब एक दूसरे को अर्थबोध गम्यता में सहायता करते हो, यानी अर्थबोध कराने में जब सभी पद एक दूसरे के सहायक हो तो इस गुण को वाक्य की योग्यता कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्रम, यह भी बहुत अच्छा चीज है, बिना क्रम के वाक्य नहीं हो सकता। अब देखिए वैसे तो क्रम का प्राय हाथ पर आदमी तोड़ते रहता है हिंदी में। अब देखिए मैं जाता हूं वहां साइकिल से। चलिए ये वाला सेंटेंस आप देखिए, आपको देखने में लगेगा कि मैं जाता हूं वहां साइकिल से। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि मैं जाता हूं वहां साइकिल से। इसमें अगर आप देखिएगा तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है कि मैं तो ठीक है, चलो जाता हूं ठीक है, वहां साइकिल से, ये अटपटा क्रम एक नहीं आया। क्रम कैसे आएगा? तो मैं, देखिए इसका क्रम कैसे होगा, मैं
यहां सही है, कर्ता आ गया, साइकिल से, कोई बात नहीं, यो भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं आप साइकिल में, साइकिल से वहां जाता हूं। अब देखिए क्रम में है, अगर इसका क्रम नहीं करते तो ये सेंटेंस बोलचाल में अगर आप बोलेंगे ना तो आदमी समझ जाएगा, क्योंकि भाषा क्या है कि भाषा के द्वारा अगर हम अगले आदमी को समझा पा रहे हैं बस अर्थ को, तो वो भाषा है हमारी। लेकिन भाषा अगर व्याकरण के साथ चले, नियम के साथ चले तो ज्यादा अच्छी बात है। वैसे भाषा को पूर्ण रूप से व्याकरण के साथ चल पाना संभव नहीं होता है, प्रायः लोग इस नियम को भूल जाते हैं, नियमों को भूल जाते हैं लोग, तो कोई बात नहीं है। चलिए अब एक चीज, इस चीज को लिख लीजिए आप लोग तीनों नियम को, उसके बाद हम लोग एक चीज और विचार करेंगे कि ये क्या आ गया भाई, पद समूह। शायद आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन देखिए बड़ा चीज है, क्वेश्चन भी आता है कि पद क्या है और शब्द क्या है, शब्द और पद में अंतर बताएं। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं और शब्द और पद में आप लोगों को अंतर बताता हूं, काफी आसान है सीखना, बस देखते जाइए शब्द और पद में क्या अंतर है। प्राय सोचते हैं लोग कि शब्द और पद तो एक ही चीज है। देखिए शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कलम कलम, आम अमरूद, ये सब उदाहरण हो जाएगा। देखिए कलम, वर्ण का सार्थक समूह आ गया, तो ये सब का सब शब्द है, लेकिन आप यहां लिख दीजिए मो को लो, बोलिएगा शब्दों का, तो ये वर्णों का समूह तो है लेकिन ये शब्द नहीं है क्योंकि ये सार्थक नहीं है। अब देखिए इसमें लिख दीजिए आप मौका ओ, बताइए ये कोई शब्द है ही नहीं। अब अमरूद, इसको आप लिख दीजिएगा ये, बताइए ये कोई शब्द है, शब्द ही नहीं है, इसका मतलब कि ये सब चीज शब्द नहीं होंगे, इसको हम सार्थक समवर्णों का सार्थक समूह नहीं कहेंगे। अब देखिए अब आ जाइए पद पर, पद किसको कहेंगे, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो ऐसे शब्दों को पद कहा जाता है। लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोगों ने शब्द और पद में अंतर देख लिया है, इसको आप लोग अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए क्योंकि आगे इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, आगे मैं भी प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से। अब देखिए इसके बाद अब आएगा पद, जब आप समझ चुके हैं तो पद के बाद आएगा पदबंध। सुना होगा आप लोगों ने कि पदबंध किसे कहते हैं। पद तो समझ चुके आप लोग कि शब्द और पद क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए।
शब्द क्या है, जब अकेले अकेले प्रयोग में आए कोई, जैसे राम, अकेले अगर कोई ऐसे है, राम श्याम हनुमान, ये सब शब्द हैं अभी, ठीक है। अब अगर आ जाए राम श्याम और हनुमान खेल रहे थे, चलिए अब ये राम श्याम और हनुमान खेल रहे थे, देखिए इसमें पूरा सेंटेंस बन गया। अब ये शब्द नहीं रहा, अब क्या बन गया, पद, ये पद है। तो पदों को भी हम लोग शब्द कह सकते हैं, शब्द को भी पद कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखना है, जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तब वह पद हो गया। इस कारण से कभी कभी पूछा जाता है कि पद परिचय कराएं। देखिए पद परिचय कैसे कराएं, इसके बाद पदबंध पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका, राम श्याम के साथ खेल रहा है। अब इसमें कहेगा आपको कि राम शब्द का पद परिचय कराएं, पद परिचय दें। अब देखिए इसमें पद परिचय कैसे लिख दीजिएगा, तो देखिए राम कहाँ पर आया हुआ है, अगर वाक्य में देखना है तो आपको पहले ये बताना होगा राम कहाँ पर आया हुआ है। कौन किस पद का परिचय देना है भाई, राम का। सबसे पहला चीज तो लिख लीजिए यह क्या है, यह कर्ता है। नहीं, वाक्य की रचना हो रही है, कौन खेल रहा है भाई, तो राम खेल रहा है। क्रिया को कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। पहला चीज तो हो गया एक कर्ता, ठीक है। दूसरा चीज आप क्या लिख सकते हैं, राम संज्ञा भी तो है, दूसरा लिख लीजिए संज्ञा, राम संज्ञा भी है, इसका पद परिचय हम करा रहे हैं। कौन सा संज्ञा है भाई, तो इसमें लिख दीजिए ऐसे कोलोन दे करके, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तीसरा अब देख लीजिए लिंग भी तो बता सकते हैं हम लोग, कौन सा लिंग है भाई, पुल्लिंग है नहीं। अब और क्या बता सकते हैं आप राम के बारे में, यहां क्या है, एक वचन में है, वचन कौन सा है, ये अकेले है, एक वचन है। तो कम से कम तीन चीज आपको, तीन तरीके से आप परिचय कर दीजिए, तो ये आपका पद परिचय हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी शब्द को देख लेंगे किस रूप में प्रयोग में आया है, उस रूप में उसका पद परिचय हम लोग करवा देंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग आएंगे पदबंध पर। पदबंध से आप क्या समझते हैं, पर इसको उतार दीजिए आप लोग, यहां से आपका उत्तर शुरू है, पूरा लिख देते हैं, मतलब लगेगा पूछ दे करके ये क्या लिख दिए हैं सर, वैसे शॉर्टकट में लिखते हैं उत्तर। चलिए पद परिचय हुआ, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा चीज है। वैसे और भी बहुत सारा चीज इसमें आ सकता है, लेकिन आप लोग 2 नंबर में प्राय पूछा जाएगा, तो कम से कम 3 चीज लिखिए इसमें। अब इसको उतार लीजिए आप लोग और फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाइए पदबंध पर। पदबंध से आप क्या समझते हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये सिर्फ आपके पाठ्यक्रम यानी 9 और 10th में ही नहीं, बल्कि आगे चल करके कंपटीशन में भी आपको काफी काम देगा।
एक चीज और आप सभी लोगों को, पहला वीडियो है ये, आप लोग जो देख रहे हैं अभी, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि जब भी वीडियो जाए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई इन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया है, ये आगे वाले क्लास का होगा। जैसे देखिए अभी हम लोग पदबंध पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर वाक्य की रचना पर जाएंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एक दिन में तो हो नहीं सकता है। खैर आज पदबंध देख लीजिए, पदबंध को अच्छे ढंग से देख लेते हैं, अगले क्लास में हम लोग वाक्य के बारे में और विस्तार से समझेंगे। देखिए पदबंध किसको, पद जोड़ बंध, यानी जिसमें पद, बहुत सारा पद एक साथ बंध जाता हो, यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं ना कि पद जो है एक पद नहीं होगा जिसमें एक से ज्यादा पद एक साथ मिलकर के आए, वो पदबंध है। देखिए सेम टू सेम वैसा ही परिभाषा है, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद हो, एक पद नहीं एक से अधिक पद हो। और शब्द की चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग वाक्य की रचना की बात कर रहे हैं। एक वाक्य में जब प्रयुक्त हो गया शब्द तो वह पद नहीं, वह शब्द नहीं है, वह पद बन गया। तो वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद हो, लेकिन सभी पद मिलकर भी पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अगर पूर्ण अर्थ दे देगा तब तो ये पदबंध नहीं होगा, तब वह उपवाक्य हो जाएगा। उपवाक्य की चर्चा आगे करेंगे। पूर्ण अर्थ व्यक्त ना करे पदबंध कहलाता है। इसे वाक्यांश भी कहते हैं, यानी वाक्य का एक अंश। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उसका चांद सा सुंदर चेहरा मुरझा गया। अब देखिए इसमें कैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपको, इसमें ऐसे दे दिया जाएगा चांद सा सुंदर। अब प्रश्न दे देगा आपको कि रेखांकित पदों के समूह को क्या कहते हैं। अब दे देगा इसमें कि क्वेश्चन रहेगा रेखांकित पदों के समूह को क्या कहेंगे, कि यह क्या है चांद का, चांद सा सुंदर। तो ऑप्शन रहेगा आपका कि उपवाक्य है, दूसरा रहेगा ऑप्शन आपका पद है, तीसरा ऑप्शन रहेगा पदबंध और चौथा रहेगा वाक्य। बताइए कि ये चांद सा सुंदर इतना सा जो रेखांकित रहेगा आपको दिया गया क्या है। तो देखेंगे अरे ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, इसका मतलब है कि यह जो वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो एक से देखें, अच्छा इसमें एक दो तीन पद है, यानी पदों का समूह आ गया, इसका मतलब यह पदबंध है। और क्या दूसरा चीज, इसमें कोई आप देख रहे हैं कोई क्रिया वगैरह है, क्रिया वगैरह नहीं है, तो क्रिया नहीं है, क्रिया से भिन्न है और पदों का समूह है पूरा। खाली चांद सा सुंदर अगर हम बोल दें क्या उसका कोई अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यह क्या है, पदबंध है। इसको आप लोग उतार लीजिए, जैसे लिख लीजिए मैं यहाँ पर, उतार लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब आगे आ जाएंगे, पदबंध के कितने भेद होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पदबंध के कितने भेद होते हैं, या कभी कभी ये भी पूछ दिया जाए पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रायः जो वैसे कुछ विद्वानों के द्वारा इसके अलग मत भी हैं, लेकिन प्रायः जो कहा गया है कि पदबंध के 5 भेद होते हैं। पदबंध के 5, पदबंध कितना 5 होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, देखिए सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। जब कोई पदबंध संज्ञा के रूप में कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब विशेषण के रूप में कोई पदबंध कार्य करे तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जब कोई सर्वनाम के रूप में कोई पदबंध कार्य करे तो उसे सर्वनाम पदबंध या सर्वनामिक पदबंध कहा जाता है। इसके बाद क्रिया पदबंध,
इसके बाद क्रिया विशेषण। एक बार लिख लीजिए आप लोग इसको, फिर मैं समझा रहा हूँ। चलिए अब आ जाइए संज्ञा पदबंध। परस किसको कहेंगे संज्ञा पदबंध? देखिए इसी जगह पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की। चलिए यहाँ तक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर इसमें अभी आप कुछ नहीं कर सकते, कौन सा पद आपको बोला जाएगा, बताइए रेखांकित पदों का समूह कौन सा पदबंध है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये दे दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित। देख लीजिए रेखांकित का मतलब हो गया रेखा जिसमें अंकित हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा आ गया ना। अब देखिए कि किसने घोषणा की? घोषणा करना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। कौन किया घोषणा? कौन से प्रश्न कर दीजिए। जब इसमें आप कौन से प्रश्न करेंगे क्रिया में तो उत्तर मिलेगा आपको क्या? सब्जेक्ट यानी कर्ता। और कर्ता यहाँ पर किस रूप में आया हुआ है? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अब देखिए इसमें एक पद भारत, दूसरा पद है के, तीसरा पद है प्रधानमंत्री, तीन पद है, पदों का समूह है, तो निश्चित रूप से पदबंध है। और जब पदबंध है तो कौन सा पदबंध है भाई? तो यहाँ देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ये घोषणा ने या घोषणा की। अब घोषणा कौन किया? कौन जब प्रश्न कर रहे हैं मेरे पास आंसर क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। एक तो ये ट्रिक होगी आपके पास। दूसरा देखिए कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर देखिए क्या है? ने। ने कारक का चिन्ह कौन सा? कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता ने पढ़े होंगे आप लोग, कर्ता ने कर्म को। तो इस तरह से यहाँ पर कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग आ रहा है। इससे भी पता चल गया कि कर्ता यानी सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किस रूप में प्रयोग में आता है? एज अ नाउन यानी संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ ये रेखांकित पदों का समूह कौन सा पदबंध है भाई? संज्ञा पदबंध है। अब देखिए दूसरा विशेषण पदबंध। अभी इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पर अगर ऐसा लिख दें, सेम टू सेम सेंटेंस रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री, इसके बाद यहां पर लिख देते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की। देखिए अंतर कुछ नहीं है पूरे में, सिर्फ एक अंतर आया है क्या? यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी हमने लगा दिया। ठीक, अब इसमें फिर आपको ये अंडरलाइन यहाँ नहीं करेंगे, अंडरलाइन हम लोग यहाँ करते हैं, फिर इसमें अंडरलाइन कर दिया आपको। देखिए वाक्य को जरूर देखना होगा आपको। अब इसमें कहेगा बताओ भाई इसमें क्या है पदबंध, तो इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर किसने घोषणा की? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी, इसकी विशेषता यहाँ पर किसके द्वारा बताई? कौन है भाई? तो प्रधानमंत्री हैं। एक प्रकार से अपोजिशन का भी ये कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसे हम लोग विशेषण के रूप में पढ़ेंगे। या फिर एक और देखिए, एक और हम लोग यहाँ कर सकते हैं क्या कि जैसे ही इस जगह में मान लीजिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक बार इसको आप लोग वीडियो पॉज करके उदाहरण ये भी ले लीजिए, एक और उदाहरण। गिरता हुआ पानी आकर्षण का केंद्र था। केंद्र था। अब इसमें गिरता हुआ बोल दिया जाएगा कि आपको बताइए गिरता हुआ क्या है?
तो इसमें देख लीजिए ये पदों का समूह है, पदबंध है, लेकिन ठीक इसके बाद क्या आया हुआ है? पानी। पानी क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और ये पदों का समूह है, कौन सा पदों का समूह? ये कौन सा पदबंध कहलाएगा? तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्यों भाई? पानी की विशेषता बता रहा है। कैसा पानी? गिरता हुआ पानी। क्लियर? इसको लिख लीजिए आप लोग, अच्छे से लिखिए इसको एक बार वीडियो पॉज करते हुए। चलिए अब आगे सर्वनाम या सर्वनामिक पदबंध को लिख लीजिए। देखिए सर्वनामिक पदबंध परिभाषा लिखना तो एकदम आसान है। पदों का वैसा समूह जो सर्वनाम के रूप में कार्य करे उसे सर्वनाम पदबंध या सर्वनामिक पदबंध कहेंगे। चलिए ये लिख लेंगे आप लोग और उसके बाद इसका उदाहरण दे दीजिए। देखिए जिस पदबंध में देख लीजिएगा जो संज्ञा के बदले जो आता है वो सर्वनाम कहलाता है। पता है आप लोगों को, है ना? संज्ञा बदले जो आएगा वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अब सर्वनाम कैसे जानेंगे हम लोग? देखिए ये भी सब्जेक्ट के रूप में ही कार्य करेगा। कहेगा रेखांकित चीज को बताइए। देखिए उस, यानी वह, यह, वह, ये समूह क्या है? सर्वनाम है। ये सब चीज अगर आ जाए आपके पदबंध में समझ जाइएगा यह क्या है? सर्वनाम है। और इससे जुड़ा हुआ जो पदबंध है वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अब देखिए क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या है? संयुक्त क्रिया जैसे है, दो क्रिया एक साथ मिलकर के अर्थ स्पष्ट करेगा। जैसे वह शिक्षक कर रोने लगा। देखिए रोने और लगा ये अंडरलाइन है। अब इस दोनों चित्र के दो पद हैं, यानी पदबंध तो हो ही गया। अब रोना और लगना दोनों क्रिया है। तो यह कैसा? दोनों, रोना और लगना दोनों क्रिया है ना? रोना भी क्रिया है, लगना भी क्रिया है। जैसे यहाँ पर रहता वह शिक्षक कर जाने लगा, जाना भी क्रिया है, लगना भी क्रिया है। तो जब दो क्रिया एक साथ आए और उसको हम लोग कहेंगे ये कौन सा पदों का समूह है, तो सीधा सीधा देख लीजिए कि जब दो क्रिया एक साथ आ रही है तो इसे हम लोग कहेंगे क्रिया पदबंध। अब देखिए क्रिया विशेषण पदबंध, इसे अब ये पदबंध भी कहा जाता है। वह गिरते हुए चिल्ला रहा था। क्रिया विशेषण कहते किसको है भाई? क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? ये पद देख लीजिए। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और जब एक से ज्यादा पद एक साथ होंगे और क्रिया की विशेषता बता रहे हो तो उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे देखिए चिल्ला रहा था, चिल्लाना क्या है? इसमें किस चीज का पदबंध निकालना है भाई? तो हम बोलेंगे कि ये गिरते हुए ये क्या है? तो चिल्लाना क्रिया है ना? कैसे चिल्ला रहा था? गिरते हुए क्रिया की विशेषता बता रहा है ना? तो इसको कह दीजिए यहाँ पे ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे तो उदाहरण हो गया, मैं समझाने के लिए उस लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर रोने लगा या कैसी? तो क्रिया पदबंध है। आप लोग नहीं ऐसे काट काट के लिखने लगिएगा, काट के नहीं लिखिएगा इसको, या समझ लेना है ऐसे समझ लीजिए कि कौन सा। अब देखिए अब आपको जब भी आएगा पदबंध पहचानने के लिए तो इस तरह से भी आ जाएगा। बताइए कौन सा पदबंध है, ये लिखना है आपको। चलिए इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। आज पदबंध तक ही हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य दे देता हूँ, आप लोगों को वह लिख करके कि कौन सा पदबंध है ये लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। और ताकि वो होमवर्क हो गया आपका, ताकि मैं भी जान सकूं। चलिए मेरे साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और इसके बाद जो प्रॉब्लम होगा इसमें आप लोगों को वो बताएंगे, फिर से मैं उसको बता दूंगा। जो भी कहीं भी कमी अगर रह गई हो, कहीं समझ में नहीं आ रही हो बातें, तो आप फिर से बताएंगे मैं व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए पहले एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए अब आप लोगों को मैं कुछ गृह कार्य यानी होमवर्क भी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे कि मैंने जो पढ़ा उसका क्या फायदा हुआ। देखिए 10 वाक्य हैं आपके पास, अभी इसमें मैंने रेखांकित नहीं किया है। अब मैं रेखांकित कर देता हूँ। आप लोगों को ये पहचानना है
कि यह जो रेखांकित पदों का समूह है यह कौन सा पदबंध है। देखिए इसमें आप पहचानिए, ये खाते खाते कौन सा, अभी बताएंगे नहीं, आपको बना करके व्हाट्सएप पर भेजना है और पूरा का पूरा फेयर भी करके भेजना है क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा। देखिए दूसरा क्या है, उस अभागे ने भगवान को नहीं देखा, इसमें उस अभागे ने यहाँ तक रेखांकित है, इसको बताइएगा। अब देखिए वह रोते हुए घर गया, इसमें रोते हुए पदों का समूह है, इसको बताइएगा कौन सा है। एक काला कलूटा आदमी, गरीबों की साइज में एक काला कलूटा आदमी, यहाँ तक बताइएगा। उसकी विदुषी माता इलाके में पूजनीय थी, उसकी विदुषी माता, यहाँ तक का बताइएगा। वह हर रोज काम करते रहता था। अब देखिए इसमें आप लोग बताइएगा करते रहता था, इतना का। तुम्हें किसी न किसी तरह अपने घर में ही रहना चाहिए था, इसमें आप लोग बताइएगा किसी न किसी तरह, यह कौन सा पदबंध है। देखिएगा परिभाषा एकदम आराम से पता चल जाएगा। 2-4 गज रस्सी लाकर मुझे दो, इसमें आप बताइएगा 2-4 गज ये क्या है। दौड़ता हुआ घोड़ा बूढ़ा नहीं होता, इसमें दौड़ता हुआ घोड़ा तक, हाँ चलिए। शेर के समान बलवान आदमी, इसमें आप लोग बताइएगा शेर के समान बलवान, यहाँ तक बताइएगा। सबका रेखांकित जो भी पदों का समूह है पदबंध। तो इसी के साथ हम लोग आज के अपने इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। फिर अगले दिन अपने नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे एकदम बिल्कुल आप लोग अच्छे ढंग से घर में बिना किसी से पूछे ये होमवर्क बनाएंगे। पहले पूछिए, पहले बनाइए, उसके बाद भेजिएगा, फिर मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, आपको लग जाएगा कहाँ पर गलती है। उस गलती को फिर पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर सर गलती हुआ, मेरा क्यों गलती हुआ, ये भी पूछ लेंगे आप व्हाट्सएप के माध्यम से। और तत्काल हम लोग इसी जगह पर अपने क्लास को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अपने घर में अच्छे से रहेंगे और ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे।